कितना प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए? सो फॉर अ लेमैन आई वुड से कि नॉर्मल प्रोटीन सोर्स भी रखा, सिर्फ कार्ब सोर्स नहीं खाया। सो जस्ट बैलेंस योर मील्स आउट लाइक दैट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा आपको आगे जाके। सो प्रोटीन के जो मेन बेस्ट सोर्सेज होते हैं वो हमेशा से एग्स एंड मीट सोर्सेज होते हैं एंड डेयरी सोर्सेज होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ रनिंग करने से उनका वेट लॉस हो जाएगा। आपने 45 मिनट्स रन किया, आप अगले दिन रिकवरी नहीं कर सकोगे, उससे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका फटीग हो जाएगा। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करते हुए अपना कार्डियो करा करें। फॉर मी स्टेडी स्टेट कार्डियो इज़ द बेस्ट फॉर्म। लाइक गेट ऑन अ ट्रेडमिल, आप 3 हाईएस्ट इंक्लाइन पे रख के 4 की स्पीड से वॉक करें। इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ हिल। लोग ज्वाइन करते हैं Yeah. और एक मंथ में ही जो है क्विट कर देते हैं। शुरू में जब बंदा आता है ही इज़ वेरी मोटिवेटेड, लाइक वो ओवर मोटिवेशन होती है, और फिर मसला ये होता है कि वो डिसिप्लिन से नहीं आता, वो आता है एक हाइप से, और फिर वो 2 हफ्ते करता है, उसको एक्चुअली पता चलता है कि ओके इट्स अ लिटिल बिट टफ। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा जिम जाने की तो हैबिट बिल्ड कर लो। बेसिक टाइम पीरियड क्या बताएंगे कि एक बॉडी शेप में भी आ जाए? हर बंदे का यही सवाल होता है कि मैं कितने टाइम में पतला हो जाऊंगा या कितने टाइम में मुझे कुछ विजुअल दिखेगा। बट अगर वो आपकी बॉडी के जेनेटिक्स ही नहीं है कि वो 3 महीने में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करे, आप नहीं कर सकते हो कोई तरीके से, आप अकाउंटेबल नहीं हो इतने, आप कंसिस्टेंट नहीं हो। डेंजरस फिटनेस मिथ लोगों को आप क्या देखते हैं जो वो फॉलो करते रहते हैं? बिकॉज सोशल मीडिया कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे होते हैं सामने जो आपको लगता है कि नेचुरली अचीवेबल है। देयर अननेचुरल रिजल्ट्स जो कि आपको दिखाते हैं नेचुरली अचीवेबल नहीं होते वो रिजल्ट्स। अच्छा, आप अगर किसी को सजेस्ट करें फिट रहने के लिए 3 चीज़ें? पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करें, और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी स्लीप हमेशा पूरी रखें, और तीसरी सबसे ज़रूरी है कि अपने हाइड्रेशन पूरा रखें। ये 3 चीज़ें अगर आपकी पूरी होंगी तो आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। अच्छा, स्टेरॉइड, इस पे आते हैं। इट्स टू बॉस? सी प्रोग्रेस फास्टर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है ना कि मैं आज जिम गया और मुझे 1 महीने में फुल रिप्ड निकलना है। सो फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर उसका ट्रेनर उसको खुद रेकमेंड करेगा कि ओके आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको 3 महीने में ये रिजल्ट ला के दे दूंगा। तो रिजल्ट मिल जाता है 3 महीने में? वो उसका काम ही है ना परफॉर्मेंस इन्हेंस करना आपकी। एक ऐसा रिजल्ट दे देगा जो कि नेचुरली कभी अचीवेबल ही नहीं है आपसे। हाँ, 25 की एज में जो है। दैट्स व्हाई यू हियर सो मेनी बॉडी बिल्डर्स डाइंग यंग। आज के हमारे गेस्ट हैं मोइज़ इमरान लोटिया, जिन्होंने सिर्फ 14 इयर्स की एज में अपनी बॉडी फिटनेस के लिए वर्कआउट स्टार्ट कर दिए और कुछ ही अरसे में अपनी हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ ही बिकम्स अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो आइए जानते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ जर्नी और उनके एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस पावरफुल कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मोइज़ भाई? मैं ठीक, आप कैसे हो हुसैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड गुड। मोइज़ भाई, पहले तो बताएं कि ये बॉडी बिल्डिंग का कैसे आपके ख्याल में आया और कब आया? तो टेक्निकली तो मैं अपने आप को बॉडी बिल्डर नहीं कहता। मैं कंपटीशन वाली साइड पे अभी तक गया नहीं और मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँगा। बट फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी गोल्स लाइक दैट। तो फिलहाल तो मैं फिटनेस के लिए करता हूँ। बट ये शुरू हुआ था 10 साल पहले। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम 10 साल पहले जब मैं 14-15 ईयर्स का था, एंड सिंस देन आई हैव जस्ट बीन वेरी क्रेजी अबाउट इट, और वो बस शौक टर्न हुआ इनटू अ बिजनेस नाउ। ट्रेनिंग कब से स्टार्ट किया आपने लोगों की ट्रेनिंग करना? ट्रेनर कब से बने आप? ट्रेनर मैं पहली जॉब मेरी जो थी वो राइट आफ्टर कोविड थी 2019। सो Okay. इट्स बिन ऑलमोस्ट 7 years सिंस आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एज अ ट्रेनर। ओके। बट मैं वो काउंट नहीं करता कि उधर मैं वो ट्रेनर था, उधर मैं सीख रहा था, मुझे पैसे मिलते थे एक चीज़ सीखने के लिए। तो आई वुड कंसिडर दैट माई फर्स्ट जॉब, और तब से मैंने शुरू किया हुआ है। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था। ओके। सो तो आपने स्टार्ट कब से लिया? इसका मतलब आपको कितना टाइम एक्सपीरियंस हुआ ये ट्रेनर बनने के, और आपने स्टार्ट के हिसाब से? 5 to 6 years आई वुड से। 5 to प्रॉपर 6 एक्सपीरियंस मुझे 5 to 6 years का है 5 इन to दिस 6 इंडस्ट्री। ओके ओके। फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, यही कहने का मकसद है? नहीं, जी। बेसिकली मैंने जब जिम शुरू किया था वो 2015 में किया था। ओके, सो मैं कर रहा था खुद से। आई वाज डूइंग इट फॉर 5 years ऑलमोस्ट 2020 तक। ठीक है और ठीक फिर है। उसके बाद जब कोविड वाले टाइम हिट हुआ था तब मैंने पहली दफ़ा एक्चुअली ट्रेनिंग एज अ करियर ऑप्ट किया था। ओके, तो फिर ओके। मैं एक जिम में बेसिकली एज अ ट्रेनर गया हुआ था।
सही है। सो 5 years ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस था मेरे पास अपना खुद का, एंड देन उसके बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट किया। आई वाज डूइंग माय सर्टिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुई, एंड देन आई गॉट इन एज अ ट्रेनर। कैसे, थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे लोगों के लिए कि सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बनते हैं? हुआ ये कि उस वक्त मैं था यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया हुआ था, बट जी। मैं बीबीए कर रहा था वहाँ पे, और वो बिजनेस Okay. एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा दिल इतना बिल्कुल लग नहीं रहा था। तो मेरे पास फ्री टाइम था कि कोविड भी था, सो आई हैड माय कोर्सेज ऑनलाइन। सही। तो मैंने साथ साथ में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी पे एक डिप्लोमा कोर्स होता है फिटनेस एंड ट्रेनिंग का, जी जी। उसमें बेसिकली मैंने डिप्लोमा लिया था। इट वाज 6 month डिप्लोमा, और Okay. उसमें इट वाज वेरी बेसिक। तो सारी जितनी बेसिक्स आपकी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, जी। स्पोर्ट्स एथिक्स, उसके हिसाब से सब कवर्ड था उसमें। सही। और मैंने बिकॉज फिर मैंने उस वक्त तक सोच लिया था कि इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू दिस, इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू माय फिटनेस जर्नी आगे, तो फिर मुझे सर्टिफाइड तो होना ही पड़ेगा। सो ज़ियाउद्दीन से मैंने फिर सर्टिफिकेशन की, साथ साथ में यूनिवर्सिटी भी कर रहा था, साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस भी एज ए ट्रेनर हासिल कर रहा था, और सब मैंने एक साथ बेसिकली एक साथ ही शुरू कर दिया था। बिकॉज पहली जॉब पे मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं थी, बट उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं अगर ट्रेनर से ट्रेनर बनूंगा तो फिर मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। ओके ओके। तो मकसद मेरा सर्टिफिकेशन का ये था, बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो। अभी आपने इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया है या? अभी तक मतलब फुल टाइम करियर टाइप मैं नहीं बोलूँगा, मेरा अभी तक एक जॉब है पार्ट टाइम फिटनेस के अंदर, और उसके अलावा फिर मेरे थोड़े पर्सनल क्लाइंट्स हैं, और मेरा मेन फोकस होता है कि मैं ऑनलाइन अपना क्लाइंटेल बिल्ड करूँ। तो मैं अपने आप को ऑनलाइन कोच बोलता हूँ फुल टाइम, ओके। एंड देन पार्ट टाइम मैं फिजिकल ट्रेनिंग करवाता हूँ। सही इस सही तरह। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं Yeah. और 1 मंथ में ही जो है, या उससे पहले हम्म, या 1 मंथ के बाद क्विट कर quit देते कर हैं। देता है। इसकी बेसिक वजह बताएं, क्योंकि आपको पता होगा ये 80-90% ऐसा होता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि एक बंदा आता है फुल मोटिवेटेड, वो आते हैं और फिर उसके बाद एकदम से 2 हफ्ते बाद वो गायब हो जाता है। बट इसकी मेन रीज़न यही होती है कि शुरू में जब बंदा आता है ही इज़ वेरी मोटिवेटेड, लाइक वो ओवर मोटिवेशन होती है, और फिर मसला ये होता है कि वो डिसिप्लिन से नहीं आता, वो आता है एक हाइप से, और फिर वो 2 हफ्ते करता है, उसको एक्चुअली पता चलता है कि ओके इट्स अ लिटिल बिट टफ, मतलब कि आपको थोड़े से पेन्स बर्दाश्त करने पेन्स पड़ेंगे, होते हैं बिल्कुल। आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हैबिट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, एंड देन वंस यू start to realize कि okay it's not just about going to the gym, you have to actually better other aspects of your life उसमें भी, तो फिर मेरे ख्याल में लोग थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाते हैं। बट वो आई थिंक एक आई वुड कंसिडर अ 6 week पीरियड वेयर इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ एंड यू शो अप टू द जिम, फिर मेरे ख्याल में फिर एक बस हैबिट बिल्ड हो जाती है आपकी, एंड देन इट्स जस्ट यू फीलिंग सो गुड आफ्टर कि फिर आपका आने का मूड ही होता है, फिर आप बिल्ड हो जाता है आपका हैबिट वो। लोगों को मतलब ये बेसिक कि अपने आप को कनेक्ट करके रखें अपने आप को, जैसे आपने बताया ना कि, तो उसको बेसिक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऐसे बता दें कि भाई आप आगे, क्योंकि पेन्स होते हैं, या पहले पेन्स भी होंगे, तो ज़्यादा ओवरवेट नहीं करना है, ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें आप बताएं जो आप देखते भी होंगे, तो लोगों के लिए बताएं कि देखिए आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम इसको। या सो मैं बेसिक जब मैं शुरू करवाता हूँ लोगों को, तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन भी उनको एक ही दिन में सब सही करनी होती है, उनको जिम भी बिल्कुल हर एक एक्सरसाइज उनको उस दिन जाके लगानी होती है, एंड देन दे वांट टू स्टार्ट सप्लीमेंट्स भी साइड पे। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा जिम जाने की तो हैबिट बिल्ड कर लो, नॉट नेसेसरीली यू गो देयर एंड आप हमेशा एक बहुत क्रेजी वर्कआउट करो, आप बस एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स के लिए जाके अपनी एक हैबिट बिल्ड करो। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली बिल्डिंग अ हैबिट टू गोइंग टू द जिम। उसके बाद से फिर आप एक दफ़ा जिम जाना शुरू करते हो और आप देखते हो कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस इस तरह बढ़ रही है, फिर आप खुद ही अपनी न्यूट्रिशन को भी ठीक करते हो, बिकॉज आप बोलते हो कि ओके फॉर मी टू एक्चुअली प्रोग्रेस फॉरवर्ड मुझे अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे अपनी स्लीप भी देखनी पड़ेगी, बिकॉज यू स्टार्ट टू इन्जॉय द प्रोसेस, एंड वंस यू स्टार्ट टू इन्जॉय इट आपको फिर हमेशा आगे बढ़ना होता है, बिकॉज इंसान को आगे बढ़ना ही है आगे। साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा बंदे को आप समझाते हैं इस चीज़ के अंदर, मतलब साइकोलॉजिकल भी उसको समझना चाहिए कि इस तरीके से जो है These are हमें। the steps जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप शुरू करोगे, कि आपको शुरू का पहला हफ्ता बहुत मुश्किल लगेगा, सेकंड वीक उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगेगा, एंड देन थर्ड वीक यू स्टार्ट टू एक्चुअली एंजॉय द जिम, आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, थोड़ा सा रूटीन में आ जाओगे, एक पार्ट बन जाएगा आपकी रूटीन का, और उसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाता है। पेन तो, जो आपने पेन की बात की, वो पेन Yeah. तो मैंने बिल्कुल बर्दाश्त मैंने किया भी हुआ है आपने फील भी। किया हुआ है, Yeah. और बहुत ही ज़्यादा होता है वो, मतलब पहले दिन जब करके दूसरे दिन बंदा उसको अपने आप को स्ट्रेच अप भी नहीं कर पाता है सही तरीके से, ऐसा पेन होता है। तो ये यहीं पे शायद बहुत लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हालांकि लोअर वेट से भी स्टार्ट करें तो भी इस तरीके से होता है, पर ये एक नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि मसल के अंदर अब जब स्टिफनेस आएगी और स्ट्रेच होगा
तो उसकी वजह से ही आता होगा मेरे ख्याल से, बाकी आप कुछ बता सकते होंगे सही। प्रोसेस जो हम एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम कैटेगराइज करते हैं मसल हाइपरट्रोफी के अंदर, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि आप जिम जाके यू ब्रेक डाउन योर मसल एंड देन यू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस. सो वंस यू ब्रेक डाउन द मसल डूइंग एन एक्सरसाइज, जी। वो फिर उसका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके थ्रू आपको पेन्स होते हैं, जो सोरनेस आती है ना, इट्स एक्चुअली योर मसल ग्रोइंग बैक स्ट्रॉन्गर बिकॉज ही हैज़ टू एडजस्ट टू द एक्सरसाइज दैट यू डिड. बिल्कुल। तो इस तरह करके वो मसल हाइपरट्रोफी का दर्द इसीलिए होता है कि आपको डिलेड सोरनेस होती है. उसका एक टर्म भी होता है डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस. मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट? अब तो जिम मतलब 18 घंटे खुले रहते हैं, तो 24/7 आ गया है. 24/7 भी है? शुरू हो गया है. अच्छा, 24/7 भी। तो आप बताएं बेस्ट टाइम कौन सा है, या सारी टाइम्स बेस्ट हैं? मैं इस तरह बोलता हूँ कि जो टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, मैं बोलूँगा वो आपका बेस्ट टाइम होगा. सो मेरे लिए, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई लाइक टू हैव माई मॉर्निंग स्लो, तो आई डोंट प्रेफर गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग. I prefer to go to the gym in the evening, but if I can go to the gym consistently in the evening आगे लंबे देर तक, तो फिर मैं बोलूँगा मेरे लिए इवनिंग टाइम बेस्ट है. बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है इवनिंग में जाने का और आप सिर्फ मॉर्निंग में जा सकते हो, तो फिर आपका बेस्ट टाइम मॉर्निंग ही हुआ. तो Okay. देयर इज नो सच थिंग एज अ बेस्ट टाइम, इट्स जस्ट अच्छा। व्हाट टाइम वर्क्स फॉर यू. मतलब हमारी हेल्थ को भी कोई इसमें ज़रूरी नहीं है टाइमिंग का, और नहीं, स्ट्रेंथ भी कोई ज़रूरी नहीं है इसके हिसाब से? ये होगा कि इफ़ यू हैव अ जॉब, पूरे दिन आप पूरे दिन के थके हुए हो गए, आप काम पे हो गए, तो फिर 5 PM 6 PM वही अगर आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट तो। होगा, तो यू विल फील लेजी, यू विल फील लेथार्जिक. तो वो है कि इफ़ यू वर्क आउट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यू विल बी डन विद द हार्डेस्ट थिंग इन योर डे. सो बाकी का पूरा दिन आपका बहुत आसान गुजरता है. बिल्कुल सो ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है टू डूइंग योर वर्कआउट इन द मॉर्निंग. एनर्जेटिक हो जाता है बंदा बहुत। एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो पूरा फ्रेश हो जाएगा उसके बाद. बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी एक ऐसे ही हम लोग, जैसे आपने बताया ना, बहुत हरी में रहते हैं, बिल्कुल ही जल्दी में रहते हैं ना, और जल्दी जल्दी फिर छूट भी जाता है जिम। तो एक आप बेसिक टाइम पीरियड क्या बताएंगे कि एक बॉडी शेप में भी आ जाए? मसल, देखें मसल ग्रो होना तो वो तो बहुत एक अलग लेवल की बात है, पर एक बॉडी शेप लोग पहले चाह जाते हैं कि थोड़ा मैं शेप तो आ जाए बॉडी का। ये कितना कंसिस्टेंट वो अपना रहे, कितने मंथ तक, या क्या कहेंगे आप? ये जो बिल्कुल टाइम पीरियड का सवाल होता है ना, ये हर बंदे का यही सवाल होता है कि मैं कितने टाइम में पतला हो जाऊंगा या कितने टाइम में मुझे कुछ विजुअल दिखेगा. बट इट इज़, मेरे हिसाब से मैं कभी इसका जवाब नहीं दे सकता कि मेरे लिए बहुत अनएथिकल होगा कि मैंने आपको बोल दिया कि आपकी बॉडी बन जाएगी, आप मेरे पास आ जाओ 3 महीने में. बट अगर वो आपकी बॉडी के जेनेटिक्स ही नहीं है कि वो 3 महीने में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करे, आप नहीं कर सक रहे हो कोई तरीके से, आप अकाउंटेबल नहीं हो इतने, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर मैंने टेक्निकली तो आपको सिर्फ एक प्लान भेजा है ना कि 3 महीने में आप आ जाए, मैं आपको कर दूंगा. ऑनेस्ट आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग तो बोलते हैं नहीं बिल्कुल आप ज्वाइन करें, आप देखें 100 डेज में पूरी बॉडी रिफॉर्म ऐसे ही बहुत बोलते गलत हैं। बात है कि मेरे साथ हो चुका है. पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ही आपको सिखाते हैं कि मैंने आप किसी को बता दे तो इतने टाइम में रिजल्ट आएगा, फिर आपका नहीं आ सकता फॉर एनी रीजन. सो इट्स नेवर एथिकल टू गिव अ टाइम फ्रेम इन माय ओपिनियन. अच्छा, कार्डियो ज़्यादा बेस्ट है या वेट ट्रेनिंग ही? मुझसे पूछेंगे तो जी। मैं बोलूँगा वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके। And cardio is good, but cardio is good for heart health and if you have goals that are related to cardiovascular strength. But if your goal is to look a certain way, अगर आपका गोल है फैट लॉस, तो मैं बोलूँगा कि वेट ट्रेनिंग आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है कि आपने आज वेट ट्रेनिंग की बट उसका फ़ायदा आपको होता ही रहेगा. बट आई वुड कंसिडर कार्डियो एज अ डेबिट क्रेडिट सिस्टम कि आपने 100 कैलोरी बर्न की एंड देन आपने उसी दिन जाके एक बिस्किट खा लिया और आपने 100 कैलोरी वापस गेन कर ली. सो देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्डियो, बट देयर इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकॉज आप अपनी बॉडी पे मसल बिल्ड कर रहे हो. सो वो मसल विल बिल्ड द बिल्ट अप मसल विल बेसिकली हेल्प यू टू लूज फैट ओवर टाइम. बिल्कुल। So for me, weight training will always be the best option. And then after you are done with your weight training, आप अपने health के लिए थोड़ा सा cardio कर लो. That's very good, cardiovascular health. अच्छा, एक ये मिथ है या रियल है, आप बता सकेंगे कि लोग कहते हैं कि अगर यंग एज में, बिल्कुल यंगर एज में, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 के अंदर अगर ये जिम ज्वाइन कर लें और हैवी वेट्स उठाएं, तो इससे आपकी हाइट को इफेक्ट होता है, हाइट रुक जाती है, ऐसा है? तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने जिम जाना शुरू किया था जब मैं 14 ईयर्स का था. बट मैंने अपनी हाइट में ग्रोथ स्पर्ट सबसे ज़्यादा नोटिस किया था आफ्टर मी गोइंग टू द जिम.
ओके ओके एंड देयर इज साइंटिफिक एविडेंस बैक्ड बाय इट कि आप जब अपने अंदर इतना ग्रोथ स्टिमुलस एक्टिवेट करते हो तो वो आपकी हाइट को भी अफेक्ट करता है. सो टेक्निकली आफ्टर गोइंग टू द जिम यू विल ग्रो मोर, योर बोन्स विल बिकम डेंसर, आपके ऊपर मसल आएगा. सो इट्स बेटर फॉर डेवलपमेंट एज अ चाइल्ड. ओके मतलब आपने 14 से स्टार्ट किया, आप मैंने 14 सजेस्ट से करेंगे start किया. 14 से लोग जाएं, क्योंकि बहुत से मतलब पेरेंट्स तो यही कहते हैं यार 14 नहीं, बहुत वो तो बहुत ही Young मतलब बच्चा है. अंडर एज हो गया है भाई, कम से कम आप 18 प्लस करो, इतना तो करो. आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? अगर बच्चे का शौक है तो मैं बोलूँगा कि जितनी यंग एज से आप भेज सकते हैं अपने बच्चे को अच्छा. तो भेजें. बिकॉज नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग इज इन द ओनली लाइक एंड गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, गोल है हमारा फिटनेस का. फिटनेस तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ इनटू स्पोर्ट्स, उसका स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बेनिफिट होगा जी. उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का. और अगर उसकी डेली लाइफ के अंदर फंक्शनैलिटी उसकी बहुत बढ़ेगी, ही इज जस्ट गोना बिकम स्ट्रॉन्गर विद मोर मसल. वो उसकी बस लाइफस्टाइल बहुत बेटर हो जाएगी एक तरीके से. इट्स गोना अफेक्ट हिज स्लीप, वो जिस तरह खाना खा रहा है ये सब भी अफेक्ट करेगा उसका. बहुत से लोग अपना ये मानते हैं कि सिर्फ रनिंग करने से उनका वेट लॉस हो जाएगा, 45 मिनट्स रनिंग कर लें, तो ये फेयर इनफ है? वो बिल्कुल वही वाला आंसर है ना ये कि कार्डियो इज बेटर और वेट ट्रेनिंग. तो आई वुड से कि 45 मिनट्स रनिंग के अंदर, अब जो बंदा मैराथन भाग रहा है वो तो मुझे बोलेगा कि नहीं यार ये इसके लिए बेस्ट है बिकॉज रनिंग इज द बेस्ट स्पोर्ट एवर. बट आई वुडंट कंसिडर दैट द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू लूज फैट. बिकॉज आपने 45 मिनट्स रन किया, आप अगले दिन रिकवरी नहीं कर सकोगे उससे. आपका CNS इतना फटीग हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका फटीग हो जाएगा, दैट आपकी फंक्शनैलिटी इतनी बेहतर नहीं रहेगी. तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि या तो दोनों करें या फिर मिक्स ऑफ अ बैलेंस. मेरे ख्याल में बैलेंस जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करते हुए अपना कार्डियो करा करें. सो आई वुड फॉर मी स्टेडी स्टेट कार्डियो इज़ द बेस्ट फॉर्म. लाइक गेट ऑन अ ट्रेडमिल, आप इंक्लाइन पे रख दें 15 हाईएस्ट इंक्लाइन पे रख के 4 की स्पीड से वॉक करें. इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ हिल. सो वो आपकी हार्ट रेट को बार बार ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये स्टेडी हार्ट रेट को मेंटेन रखवाएगा आपसे, विच इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल फॉर फैट लॉस यू कैन से. प्रोटीन के नाम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और प्रोटीन का नाम जब भी आता है जब हम ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग हमें करनी है, और बहुत ज़रूरी भी है. मतलब अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल तो डेवलप होगा नहीं. एग्जैक्टली. तो कितना प्रोटीन मतलब पर डे एक कंज्यूम करना चाहिए किसी को भी? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रेकमेंड तो मैं ये करूँगा कि वो इतना निटी ग्रिटीज़ में ना जाए कि मेरा अगर बॉडी वेट 60 kgs है तो मैं उसको टाइम्स 2 करके प्रोटीन इनटेक कंज्यूम मेरे ख्याल करूँ. से ऐसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा Yeah. साइंस में, कि 1 kg इंटू 1.5 ग्राम प्रोटीन, एग्जैक्टली. इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा ही है? एक मल्टीप्लायर आपको लगता है किलोग्राम्स में है तो टाइम्स 2 का मल्टीप्लायर लगता है, और जी. पाउंड्स में है आपका वेट तो फिर वो सेम हाँ. कन्वर्जन लगती है. हम्म. बट दैट्स अ वेरी हाई प्रोटीन इनटेक. सो फॉर अ लेमैन आई वुड से कि व्हाटएवर, लाइक यू डोंट हैव टू कंज्यूम दैट अमाउंट. बट आप 3 मील कर रहे हो, उसके अंदर आपने एक नॉर्मल प्रोटीन सोर्स भी रखा, सिर्फ कार्ब सोर्स नहीं खाया. सो जस्ट बैलेंस योर मील्स आउट लाइक दैट, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा आपको आगे जाके. बिकॉज मसल बिल्डिंग के से ज़्यादा मसल रिकवरी में ये बहुत हेल्प करता है. सो एनी टाइप ऑफ जॉइंट पेन, एनी टाइप ऑफ मसल पेन, उससे आप बच जाओगे. आपकी जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे बिकॉज आपके मसल्स हमेशा रिकवर्ड रहेंगे. थोड़ा सा हम प्रोटीन पे और थोड़ा बात करेंगे Yeah. इसके लिए, कि देखें जो आजकल जो आपने बताया जो हम मील्स ले रहे हैं, उस मील्स में कैसे प्रोटीन ले सकते हैं वो बताएं आप, कि वेजिटेबल बताएं, ठीक है, और ग्रेन्स हैं किस में प्रोटीन है, कि हम क्या अपने मील्स को ऐसे डिवाइड करें कि हमारा प्रोटीन भी एक अच्छी तरीके से हम उसको इनटेक कर सकें. सो प्रोटीन के जो मेन बेस्ट सोर्सेज होते हैं वो हमेशा से एग्स एंड मीट सोर्सेज होते हैं एंड डेयरी सोर्सेज होते हैं. बाकी जिस तरह आपने पल्सेस और ग्रेन्स की बात की, ये हमेशा कंसिडर होते हैं इनकम्प्लीट सोर्सेज, बिकॉज प्रोटीन के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. अब जो जिस तरह ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारे इनकम्प्लीट है बिकॉज दे डोंट हैव ऑल दोज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन प्रोटीन सोर्सेज. बट मीट्स, एग्स, ये सारे कंप्लीट सोर्सेज होते हैं. सो द बेस्ट प्रोटीन सोर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, आपके पास चिकन है, आपके पास एग्स हैं, आपके पास बीफ वाइडली अवेलेबल है, मटन आपके पास अवेलेबल है. सो दीज आर वेरी गुड प्रोटीन सोर्सेज. थोड़ा सा आप इसको मतलब सिंप्लीफाई कर सकेंगे? देखें जितना मेरी नॉलेज में शायद एक एग में या 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, 6 ग्राम्स होता है 6 ग्राम तक एक होता एग है में. एक एग में. Yep. तो मीट में कितने पाउंड पे क्या है, और इस तरीके से
आपने बताया जैसे हम्म, और किस में अपना बीफ में हो गया, बीफ में, चिकन पे, लैम। हाँ इसमें थोड़ा सा 100 ग्राम्स में 100 ग्राम्स अगर कोई इंटेक करता है तो उसमें कितना प्रोटीन उसको मिल जाता है? सर चिकन ब्रेस्ट अगर आप 100 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपको उसमें 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पे 30 30 ग्राम। ग्राम्स। अच्छा, ये जैसे हम मतलब अपना ग्रेवी बना के, एक सीधी बात है कि रोस्ट करके हम ले रहे हैं वैसे, या बॉयल चिकन खा रहे हैं वो ज़्यादा उसमें प्रोटीन मिलेगा किस में? सो बॉईल करने में और सीयर करने में टेक्निकली चिकन तो चिकन ही है ना, उसका सोर्स तो चेंज नहीं हो रहा। सो पहले होता था कि आपको बॉयल फूड खाना पड़ेगा और वो बॉडी बिल्डिंग की मिथ्स हैं ये सारी। जी। आर्नल्ड के ज़माने से आप उसको सुन रहे होगे कि हमने तो स्पाइस खाना छोड़ दिया था, हमने ये सब कर बिल्कुल दिया था। बट इस तरह अब जो नई साइंस की तरफ से आती है, इसमें स्पाइसेस के अंदर देयर इज नो कैलोरी, सो यू कैन यूज स्पाइसेस। अगर आप अपनी चिकन को सीयर कर रहे हो हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल में, सो देयर इज नो हार्म इन इट। लाइक यू कैन हैव अ टेस्टी डाइट वाइल इफ यू वांट टू लूज फैट। आपको हमेशा बॉइल्ड खाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत टेस्टी खाने भी खा सकते हो जो नॉर्मल आपके घर के खाने। जिस तरह वन ऑफ माई मील्स इज चिकन कढ़ाई। मैं चिकन कढ़ाई बहुत शौक से खाता हूँ, बट उसको बनाने के तरीके मैं कोशिश करता हूँ कि बोनलेस चिकन ब्रेस्ट में बनवा दूँ उसको, एंड देन ऑयल ना बनाओ ऊपर से। जिस तरह आप प्याज के अंदर ऑयल डालते हो तो फिर वो नहीं डाले हम, उस तरह करके थोड़ा सा पानी में पका दो तो फिर ऑयल की कैलोरीज नहीं आती, देन यू कैन ईट एनीथिंग। आपने आर्नल्ड की बात की, तो मैं अपने वक्तों में उनको बहुत फॉलो करता था। तो उनकी एक मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने बताया अपने 14 ईयर्स तक मैंने सिर्फ वेजिटेबल मतलब उन्होंने मीट नहीं लिया है। वो वीगन थे 14 ईयर्स तक। हाँ 14 ईयर्स तक वो वेजिटेबल ले लेकर उन्होंने अपनी बॉडी को इतना बिल्ड, तो वेजिटेबल में भी कौन से वेजिटेबल में इतनी उनको प्रोटीन और ये सारी मतलब गेन कर लेते थे? बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हाई प्रोटीन। ब्रोकली इज अ वेरी गुड सोर्स, ब्रोकली इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट मैं बोलूंगा नहीं कि गुड सोर्स है, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट सोर्स है। बट कंसिडरिंग आर्नल्ड, इफ ही वाज वीगन, वो फिर इस तरह के पल्सेस ले रहा होगा, लाइक चिक पीस हो गए, किडनी बीन्स हो गए और ब्लैक आइड बीन्स हो गए। ये सारी चीज़ें के अंदर यू कैन फाइंड प्रोटीन सोर्सेज। कीनोआ हो गया, एंड all this does have protein, but then you have to consume it in very large quantities to get to the required protein quantity that your body needs. कर सकते हो, लाइक इंडिया के अंदर आप देखें कि वो लोग मीट कंज्यूम नहीं करते जिस तरह हम करते हैं, बट देन दे लुक एट देयर बॉडीज, दे आर स्टिल लाइक इन्फ्लुएंसर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। जी, मैंने जैसे आपने बताया बीन्स वगैरह, तो हमने उस टाइम पे बहुत साइंस की है, रात को पानी में भिगो के रख दिए 10-10 दाने, सुबह जो है उसको बिल्कुल ही, और वो लेना भी बड़ा मुश्किल होता था, फिर उसका पानी भी पी जाते थे, ऐसी सब पानी भी पी जाते थे। हाँ, वो अब वो उस वक्त में सब यही सजेस्ट चलता था सारा कि इससे बेस्ट होगा, तो कोशिश करते रहते थे बस इसी तरीके से। तो ये भी ऐसे इसमें भी है, मतलब आई पर्सनली डोंट कंज्यूम बीन्स, मुझे लगता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक है, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं क्लीन चिकन ब्रेस्ट, राइस, इस तरह के सोर्सेज कंज्यूम करूँ ज़्यादातर। राइस में प्रोटीन की मिकदार है? नहीं, राइस इज अ कार्ब सोर्स। राइस, रोटी, आलू, पास्ता, फैट है, देयर ऑल कार्ब सोर्सेज। इसमें फैट बिल्कुल नहीं है। फैट सोर्सेज आपके हो जाते हैं ऑयल्स सारे, फिर एवोकाडो हो गया, पीनट बटर हो गया, ऑल द नट्स, ऑल द सीड्स जो आपके अवेलेबल हैं, ये सारे आपके फैट सोर्सेज हो जाते हैं। माशाल्लाह, आपके मसल्स, आप कितना प्रोटीन इंटेक करते हैं? मेरी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मुझे 180 ग्राम्स करना होता है, बट 180 ग्राम टू गेट टू दैट, स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान, because आपकी बहुत कार्ब हैवी डाइट होती है, तो आई हिट अराउंड 150-160। अच्छा, माशाल्लाह, इतना आप मतलब इंटेक कर ही लेते हैं? इतना मुझे करना पड़ता है टू मेंटेन और टू गेन मोर साइज। ये आप मतलब वही बात है कि ये आप नेचुरल डाइट से कर लेते हैं, या जो प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार्स, वो सारी चीज़ों से करते हैं? अब मैं तो इंडस्ट्री में हूँ, तो आई तो गेट अ लॉट ऑफ PRs जिसके अंदर मुझे प्रोटीन पाउडर भी आ रहा होता है और प्रोटीन बार्स भी आ रहे होते हैं। सो या आई कंज्यूम प्रोटीन, बट कंज्यूमिंग प्रोटीन इजंट नेसेसरली लाइक अ बैड थिंग। जो जिस तरह होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप प्रोटीन खा रहे हो, अपने केमिकल्स खा रहे हो, स्टेरॉइड्स हैं ये, तो उस पे भी हम आएंगे। ये बेसिकली प्रोटीन इज अ डाइटरी सप्लीमेंट। इट्स लाइक यू, इफ आई एम यूजिंग अ स्कूप ऑफ प्रोटीन, इट्स लाइक मी नॉट हैविंग दोज 4 eggs दैट आई विल हैव टू। तो इंस्टेड मैं एक प्रोटीन का स्कूप ले सकता हूँ मेरी कन्वीनियंस के लिए। पर ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं या बजट फ्रेंडली है? अगर आप लोकल प्रोटीन सोर्सेज लें यहाँ पे जो कि अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, 2-3 ब्रांड्स काम कर रहे हैं। फिर आपको इसका भी डिफरेंशिएट बताना पड़ेगा लोकल का, और फिर वही तो थोड़ा एक्सप्लेन करें ये हमारे जिस तरह व्यूअर्स के लिए। मैं आजकल बहुत अभी चेक कर रहा हूँ कि प्रोटीन यहाँ पे किस तरह बन रहा है और यहाँ के सोर्सेज क्या हैं और इम्पोर्टेड सोर्सेज क्या हैं। इम्पोर्टेड सोर्सेज तो मार्केट में बहुत टाइम से हैं,
and the one box I used to get for 5,000 now costs me 12,000. तो वो तो बिल्कुल इन्फ्लेशन के साथ ऊपर गया है, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहे हैं। तो प्रोटीन तो आपको वैसे अगर आप लेने जाओ सो पर प्रोटीन आपको बहुत महंगा पड़ता है प्रोटीन पाउडर। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कितनी कॉस्ट बैठती है? जैसे आप बता रहे हैं 150 ग्राम प्रोटीन, अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में या कोई बार फॉर्म में, तो ये इस तरीके से कितना कॉस्मेटिक, मतलब ये कितना कॉस्ट करेगा? अब जिस तरह यहाँ पे एक प्रोटीन बार लोकल कंपनी की मिलती है 450 रुपीज़ की, और उसमें होता है 14 ग्राम्स प्रोटीन। सो फॉर मी टू गेट टू 180, आपने कितने हो गई है 30, 60, 90, 120, 150, तो आपने अंदाजन 10 तो कंज्यूम करने पड़ेंगे टू गेट टू 150, विच इज़ 4,500 रुपीज़ इन ये तो बट आप हमेशा प्रोटीन बार्स और प्रोटीन नहीं कंज्यूम करोगे ना, सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। के आपने सुबह में एग्स के थ्रू कंज्यूम किया, फिर आपने लंच के अंदर एक प्रोटीन सोर्स एक्चुअली पर मोइज ये भी तो है ना कि लॉट्स ऑफ इतना सारा खाना खाना और यहाँ पे 4-5 बार्स ले लेना, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता? इससे भी तो फ़र्क पड़ता है ना। अब मैं आपको ऐसे ही वो अपनी बार मैं तो नहीं कहूँगा, पर हम जो फ्रेंड्स थे हम सब, हम लोग ने फिर यही जो एग्स का जैसे आपने बताया, तो हमें यही बताया गया भाई सबसे ज़्यादा यही है, तो हमने 5, 6 और फिर हम दर्जन तक पहुँच गए। हम दोस्त सब साथ बैठते थे, एक डजन और एक दर्जन हम लोग ऐसे 5-5 करके स्टार्ट किया, क्योंकि डाइजेस्ट करना और ये सब करना भी तो एक इशू है। तो फिर हम इसमें लग गए। पर वो आप यकीन माने कि वो मतलब 12 एग्स इनटेक करना, वो फिर आप समझ सकते हैं मतलब वो कितना मुश्किल है ना, इतना सारा। अब उससे ठीक है हमने अपना प्रोटीन लेवल बहुत बढ़ा दिया। फिर बाद में उस टाइम पे ना मुझे याद है कि उस टाइम पे एक आता था पाउडर, आता था प्रोटीन पाउडर मेगा मास करके, अब पता नहीं आता नहीं आता, और वो उस वक्त में कॉस्ट था तकरीबन अराउंड 3,000 का, एक पूरा एक बड़ा सा उसका 1 kg का इतना था। तो फिर हम कोशिश करते थे कि, क्योंकि उसके अंदर वही था कि जो हम एक बार का जो ड्रिंक था वो उस 12 अंडे के अंदर आपको उतना प्रोटीन मिल जाता था। थोड़ा कॉस्टली पड़ता था, पर बात ये है ना कि वो कन्वीनियंस की हाँ, वो खाना और उसको डाइजेस्ट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता था, बंदा थक जाता है। एग्जैक्टली, एट द एंड ऑफ द डे आपकी बात डाइट के ऊपर ना बिल्कुल कन्वीनियंस पे बात आती है कि अगर आप नॉर्मली आप मील्स के थ्रू कंज्यूम करते हो, बट देयर आर सम डेज जब आपको बाहर जाना पड़ गया तो आप अपना प्रोटीन इंटेक नहीं कर सके, आपने कोई दिन आप बहुत बिजी हो गए और आपका मील स्किप हो गया, तो आपके पास एक प्रोटीन स्कूप है, तो आपके लिए बस वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। सो दैट्स हाउ आई वुड रिकमेंड यूजिंग अ प्रोटीन शेक, टू जस्ट एड इट, सप्लीमेंट टू योर डाइट, डोंट रिलाई ऑन इट। और देखें प्रोटीन बिल्कुल, मतलब मैं तो समझता हूँ कि आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए 50% या 50% से शायद ज़्यादा प्रोटीन ही आपको लेना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ जैसे वही बात है, हम अपना एक्सपीरियंस बताएं उस टाइम का। आजकल तो बहुत रिसर्चेज है ना, गूगल पे आप सर्च करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, चैट जीपीटी सब बता देगा। उस टाइम पे तो सब कुछ नहीं था, 2000s की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल 2000 के ईयर की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे फिर इतना नॉलेज तो था नहीं, तो क्या होता था कि स्टार्ट किया तो हम फ्रेंड जो 2-3 भाई लग के चले गए और करते जा रहे हैं। तो हमारी गलती है, हमने अपने ट्रेनर की भी नहीं सुनते थे, तो हम तो भाई ये भी कर रहे हैं, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, शोल्डर, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 10 महीने हो गए हमें मोइस, 10 महीने, और 10 महीने में मतलब शेप आ गया बॉडी पे, पर मसल जो है ना वो मतलब वहीं का वहीं था। हमारा बाइसेप 13 पे था, 13 पे ही था। तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर हमने वही बात है, जैसे आप जैसे ट्रेनर थे हमारे शकील भाई करके, हम उसके पास गए, उनके पास गए, बोला यार भाई ये 10 महीने हो गए, पर तो उन्होंने बोला भाई ये उठा के नहीं निकलेगा मसल, अंदर से अंदर कुछ डालना ही पड़ेगा खाना। बिल्कुल सही बात है। तो फिर उन्होंने हमें सारी डाइट प्लान बताया कि उसमें मिल्क बताया, दूध बताया, ये एग बताया कि भाई ये सब चीज़ें आप करें। और वाकई में वो जब हमने किया तो 6 मंथ में वो रिजल्ट मिले जो 10 महीने में भी नहीं मिले थे। और फिर वो एक चीज़ और बताते थे, आप बताइएगा, आप ट्रेनर हैं, आप अभी तो आपको पता होगा, वो हमें कहते थे कि हर 6 महीने बाद है ना तुम्हें कम से कम भी 20 दिन का गैप देना है, मतलब नहीं करनी एक्सरसाइज, 20 दिन नहीं करवाते थे। हालांकि हमें वो पेन जो ना फिर उठाना पड़ जाता था वापस 20 दिन। फर्स्ट टाइम वाला तो नहीं होता था, पर जब 20 दिन हम अपने बॉडी को नहीं कुछ करते थे, बोले आप फिर सिर्फ अपनी प्रोटीन्स और डाइट पूरी करते रहे ना, 20 दिन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। और फिर 20 दिन बाद दोबारा में स्टार्ट करते थे, तो पेन तो हमें होता था, ऐसे पेन बहुत, पर उससे
ये इसकी इस तरीके से है, इसकी बिल्कुल इसके पीछे है भी एक साइंस है, या साइंस है। या हाँ इट्स कॉल्ड अ डीलोड वीक। अब वो इस तरह नहीं कहते कि आप 20 दिन ऑफ ले लें। एक डीलोड वीक आप अपने प्रोग्राम, जिस तरह आप प्रोग्राम देते हो ना एक बंदे को कि ये चीज़ आपने पूरे महीने में फॉलो करनी है, तो उसमें 6 वीक्स 8 वीक्स के बाद बेसिकली अगर एक बंदा कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा है ना, तो उसकी बॉडी में एक अक्यूमुलेटेड फटीक जमा हो जाती है कि मतलब वो थक जाता है एक्चुअली में। सो फिर देयर इज दिस 1 वीक आप उसके अंदर प्रोग्राम करते हो जिसमें आप उसका जो जितना भी वॉल्यूम होता है ना वो सब हाफ में कट कर देते हो। सो अगर आप 5 किलोज से आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो तो आपने उसको 2.5 किलोज कर दिया, रेप्स आपने सेम किए, बस आपने हर चीज़ का लोड हाफ कर दिया। सो इट गिव्स यू मोर टाइम टू रिकवर योर बॉडी एंड देन डीलोड वीक के बाद लोग नोटिस करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज दे आर एबल टू रिकवर फुली फॉर अ वीक और फिर उसके बाद फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अब ये करते हैं, वरना उस टाइम पे रेस्ट करवा देते हैं हमें कि आप रेस्ट करो, अपने मसल्स को रेस्ट करो, और दोबारा आप जब करोगे तो ज़्यादा पेन होगा, फिर दोबारा पता नहीं वो उस वक्त में ये सब चीज़ें हमें सजेस्ट कर देते हैं। से भी ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, मतलब अब उन्होंने थोड़ा सा और बैक्ड बाय साइंस कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आपने रेस्ट देना है बहुत टाइम ट्रेनिंग करने के बाद। आपने बताया कि इसको हाफ कर दो, तो सही बात है कि आप आते भी रहे ताकि आपकी, और बहुत बार वो 20 दिन का गैप हमारा महीने पे चला जाता है, क्योंकि आदत चली जाती, रूटीन खराब हो जाती थी। हाँ, रूटीन में रहना है आपका अगली। अच्छा, सबसे डेंजरस फिटनेस मिथ लोगों को आप क्या देखते हैं जो वो फॉलो करते रहते हैं? सबसे डेंजरस मिथ तो मैं कंसिडर नहीं करता, ये मिथ तो नहीं होगी, बट आजकल के ज़माने का जो सबसे डेंजरस हैबिट कह लें आपकी हैबिट हो, जो मुझे ये लगती है ना, वो बेसिकली है कि बिकॉज सोशल मीडिया कंजम्पशन इतनी बढ़ गई है, आपके सामने ऐसे लोग आ रहे होते हैं सामने जो आपको लगता है कि नेचुरली अचीवेबल है, बट टेक्निकली वो आपके लिए बिल्कुल अचीवेबल नहीं है, क्योंकि वो एक बंदा है जिसने 10 साल मेहनत कर ली है, उसने एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू अपने आप को इन्हांस किया हुआ है इस तरह से, और लोगों को लगता है कि वो अचीवेबल है, तो वो इस गोल को लेके जिम जाते हैं और फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट के बाद दे स्टार्ट टू गेट टू दोज मेजर्स के उन्होंने भी इन्हांसिंग मटेरियल अपने साथ यूज़ कर लिया। तो ये बेसिकली फिटनेस का एक बहुत डेंजरस एस्पेक्ट है जो कि क्रिएट हो गया यहाँ पे। देयर अननेचुरल रिजल्ट्स जो कि आपको दिखाते हैं बट वो अचीवेबल नहीं होते, थ्रू नेचुरली अचीवेबल नहीं होते वो रिजल्ट्स। अच्छा, आजकल बहुत से डॉक्टर और फिजिशियंस और साइकेट्रिस्ट भी ये कहते हुए सुना है कि फिटनेस से, जिम्नेजियम से जो है डिप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं वो, बिकॉज आफ्टर अ वर्कआउट साइंटिफिक एविडेंस ये कहती है कि आपके एंडोर्फिन्स, आपके डोपामीन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, एंड डोपामीन एंडोर्फिन्स आपके रिलीज होते हैं व्हेन योर सेरोटोनिन इज बेसिकली देयर ऑल हैप्पी हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स आपको फील गुड करवाते हैं। सो आफ्टर अ वर्कआउट यू रियली डू फील गुड विच कैन लोअर डिप्रेशन। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आसान ज़बान में लोगों के लिए? इस तरह मैं बोलूँगा कि और भी आसान ज़बान में कि अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है एंड ही इज़ फीलिंग लो एंड ही गोज़ टू द जिम, और उसने दिन के अंदर बेसिकली कुछ काम नहीं किया, बट दैट वाज द वन अकॉम्प्लिशमेंट दैट ही हैड उस दिन की, कि वो जिम गया, उसने कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश किया होगा, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा, उस तरह करके भी हिज माइंड विल बेसिकली उसने एक गोल कंप्लीट कर लिया अपने लिए। तो उस तरह करके भी आपके डोपामीन हिट आपको मिलता है, एक डोपामीन हिट से यू फील गुड, यू विल बी लाइक ओके मैंने एक्चुअली आज के दिन में कुछ अचीव कर लिया है। सेरोटोनिन आपको ऊपर जाएगा, आपका एक हैप्पी हार्मोन होता है। दीज आर ऑल केमिकल चेंजेस दैट हैपन व्हेन यू, जब आपके बॉडी में मूवमेंट आप क्रिएट करते हो। अच्छा, स्टेरॉइड, इस पे आते हैं। आजकल सब जगह पे, मतलब जो भी हम मीडिया पे देखते हैं, हैवी बॉडी बिल्डर्स, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कहते हैं, करना चाहिए? जो बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको दिखा रहे हैं उसका यूज़ केस वो compete करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सो इफ़ योर गोल इज़ लाइक दैट, यू वांट टू एंड अप ऑन अ स्टेज, आपको दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करना है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर आपको यूज़ करना ही पड़ता है। मतलब अच्छा, बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको फिटनेस करनी है अपनी ज़िंदगी में एंड ही डज नॉट नीड टू गो ऑन अ स्टेज, वो अपने फील गुड के लिए जिम कर रहा है, सो उसको कोई ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड्स लेने की, इन माई ओपिनियन। इफ़ ही हैज़ हिज डाइट इन चेक, अगर वो स्लीप उसकी प्रॉपर है, उसकी जिम परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहेगी एंड ही विल फील गुड। मतलब हम जितने भी स्टेज परफॉर्मर देखते हैं स्टेरॉइड वो लेते ही हैं। मतलब जो बड़े लेवल के आप कॉम्पिटिशन्स देख रहे होते हैं उसके अंदर तो इन्हांस्ड एथलीट्स ही आते हैं, और जो कॉम्पिटिशन्स आप देखते हो वो फेडरेशंस वेरीफाइड होती है कि वो नेचुरल ही कम्पीट करने देती हैं, तो वो तो फिर ड्रग टेस्टेड फेडरेशंस होती हैं, उसमें फिर आप
जो नॉर्मल आप देखते हो बॉडी बिल्डर्स को हम्म। जो बहुत बड़े स्टेज पे होते हैं वो नहीं आते वो वाले कॉम्पिटिशन्स में, बिकॉज वो ड्रग टेस्टेड होता है। तो ये आप बताएंगे कि क्या स्टेरॉइड में प्रोटीन, अब हमने प्रोटीन की पहले बात की, तो ये क्या कुछ इंजेक्ट करते हैं या कुछ ऐसी मतलब अपना टैबलेट्स हैं इसके लिए क्या? देर ऑल इंजेक्टेबल्स भी होते हैं और आप ओरली भी कंज्यूम कर सकते हो उनको। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने वो साइड स्टेरॉइड वाली साइड को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं है वो साइड पे जाने का। तो सजेस्ट नहीं करते, अच्छा ही है। मेरे सामने होता है बट अच्छा, आई वुडंट रेकमेंड इट टू एनीवन, बिकॉज आई गो टू अ लॉट ऑफ जिम्स इन कराची। मैं ऑलमोस्ट हर जिम में डिफेंस वाली साइड पे और मेरे घर वाली साइड पे तो चला ही गया हूँगा। तो है तो सही बहुत कॉमन इशू एंड पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट। कुछ लोग तो अब यहाँ पे भी बहुत ओपन हो जाते हैं उसके बारे में, बट आई डोंट रेकमेंड इट टू एनीवन। आप प्रेफर नहीं करते? जनरल फिटनेस चाहिए अपने, वो फिट होने के मकसद से जिम जा रहे हैं तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसको अगर जो कोई लेता है तो वो जल्दी मसल बिल्ड करने के लिए लेता है? इट्स टू सी प्रोग्रेस फास्टर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है ना कि मैं आज जिम गया और मुझे 1 महीने में फुल रिप्ड निकलना है। सो फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर उसका ट्रेनर उसको खुद रेकमेंड करेगा कि ओके आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको 3 महीने में ये रिजल्ट ला के दे दूंगा। तो रिजल्ट मिल जाता है 3 महीने में? वो उसका काम ही है ना परफॉर्मेंस इनहेंस करना आपकी। तो वो आपको एक ऐसा रिजल्ट दे देगा जो कि नेचुरली कभी अचीवेबल ही नहीं है आपसे। अच्छा, इतना मतलब परफॉर्मेंस इनहेंस करते हैं। कॉस्टली होता है ये? स्टेरॉइड साइकिल्स आर कॉस्टली। वो 6 हफ्ते का साइकिल होता है, 3 महीने का साइकिल होता है, इस तरह से होता है। अच्छा। एंड अगर आप जिस तरह रेकमेंडेड होता है कि आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, देन यू गेट योर ब्लड वर्क डन, उस ब्लड वर्क के हिसाब से आप वो वाले स्टेरॉइड्स लें जो आपकी बॉडी पे एक्चुअली अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे यूजुअली एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है कि आपने ये ट्राई कर लिया, आप पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप पे नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई कर लेता है। फिर तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। हाँ, 25 की एज में जो है, दैट्स व्हाई यू हियर सो मेनी बॉडी बिल्डर्स डाइंग यंग। जो आपने बताया कि प्रोटीन का खर्चा 4,500 हज़ार रुपये का है ऑलमोस्ट। अगर आप तो प्रोटीन बार्स में, हाँ, प्रोटीन बार्स, और हम वो अगर तो उसका इतना है, तो मतलब इसका क्या, इसका भी इतना ही बनता है या आपको वो चीज़ें तो करनी है जो आप नॉर्मली करोगे? आपकी डाइट तो आपको हमेशा रखनी अच्छी है, बल्कि आपको और बेहतर करनी पड़ती है, बिकॉज आप जिम में इतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। तो अच्छा, ये तो आपको करनी पड़ेगी, प्रोटीन तो आपको लेनी ही है। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो आपको एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड्स ले ली और आपकी बॉडी बन गई। आपको यू हैव टू वर्क लाइक दैट ऑल्सो, लाइक आपको उस एफिशिएंसी पे काम करना है जिस तरीके का आप एक्चुअली कॉम्पाउंड अपने अंदर डाल रहे हो। अच्छा मोइज़ भाई, एक बात और बताएं कि ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा कि वैसे तो आप ऑनेस्ट ही जवाब दे रहे हैं यार, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि बिना जिम के घर पे भी बॉडी बन सकती है? अगर बॉडी बनाना आपका गोल है तो मैं बोलूँगा कि उसके लिए आपको जिम की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप जनरल फिटनेस आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में कि आपने कभी पहले कुछ किया नहीं है एंड देन यू आर जस्ट लुकिंग कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मूवमेंट शुरू करो, तो आई वुड रेकमेंड पीपल कि वो होम से ही स्टार्ट करें और फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा सीख लें अपनी मूवमेंट्स को, देन दे कैन स्टार्ट द जिम। मतलब हो सकता है अगर आप चाह रहे हो कि आप शुरू करें फिटनेस अपने घर से, तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। कर सकते हैं। बट टू गेट टू, अगर आपका सवाल यह है कि बॉडी आपने बनानी है, एक अच्छे फिजिक तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट थोड़ा सा चाहिए, इक्विपमेंट चेंज करने पड़ेंगे। ज़्यादा इतने तो घर पे नहीं अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। डंबल ले लोगे आप, ज़्यादा क्या करोगे इससे ज़्यादा, तो आपको ईयरली मेंबरशिप सस्ती पड़ जाएगी, उतने इक्विपमेंट लेने से बेहतर है। आप अगर किसी को सजेस्ट करें फिट रहने के लिए 3 चीज़ें, तो वो बताएं क्या? पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करें, और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी स्लीप हमेशा पूरी रखें, और तीसरी सबसे ज़रूरी है कि अपने हाइड्रेशन पूरा रखें। ये 3 चीज़ें अगर आपकी पूरी होंगी तो आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। स्लीप मतलब 7 to 8 आवर्स? 7 to 8 आवर्स रिकमेंडेड यही होती है। एंड वाटर आई वुड से 4 लीटर 5 लीटर एटलीस्ट कंज्यूम करें। 4 से 5 लीटर। आपकी मौसम में गर्मी भी तो इतनी है ना, कराची में हम रहते हैं तो हमारा यहाँ तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम यहाँ के तो हिसाब से। अभी तो हो सकता है। अच्छा, ये चले समर में तो हो गया, विंटर में क्या करें? 3 लीटर्स, बट स्टिल विंटर में भी 3 लीटर रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की बहुत हाई होती है, जस्ट फॉर बॉडी फंक्शंस कि आपके बॉडी में से फ्लूइड्स आपने इनटेक किए तो फ्लूइड्स आउट भी होंगे। जस्ट दैट प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी। एवरीथिंग नीड्स टू बी हाइड्रेटेड। वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है आपकी बॉडी के लिए, पानी। अच्छा, आपने जो स्लीप की बात की, तो अच्छा ये कंटिन्यू
मतलब एक ही स्लॉट में पूरी 7-8 घंटे होने चाहिए, या ब्रेकअप में भी चल जाएगा 7-8 घंटे? जैसे बॉसों की आदत होती है ना रात को दिन मॉर्निंग तक 4 घंटे लिए, 4 घंटे लिए। फिर उठे, फिर सुबह या शाम में, वैसे भी वो भी मतलब इतना It is फेयर इनफ है okay. या नहीं? एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग इन स्लीप सबसे ऑप्टिमल नहीं होगी, क्योंकि स्लीप के भी आपके फेजेस होते हैं। एक आपका लाइट स्लीप होती है, फिर एक आपकी हैवी स्लीप होती है, और फिर आपका रैम स्टेट में आप चले जाते हो। तो जब आप 8 घंटे पूरे करते हो ना, तो आप डीप स्लीप वाला जो स्टेट है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम होते हो। सो वो रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसमें आपकी डीप रिकवरी होती है। बट अगर आप 4 घंटे के साइकिल्स में सो रहे हो, तो आपका मेजॉरिटी साइकिल होगा लाइट स्लीप। आप डीप स्लीप के अंदर एंटर होते ही यू विल वेक अप। सो हमेशा बेहतर ये होता है कि आप कंसिस्टेंट 7 आवर्स का स्लीप लें, और फिर उसके बाद भले यू कैन वेक अप। सो बट अगर आप वही आपके पास 4 घंटे हैं सोने के लिए, आप 4 घंटे सो गए, दिन में आपको 2 आवर्स का नैप टाइम मिल गया और आपने ले लिया, तो वो बेस्ट है आपके लिए। स्टडीज़ तो यही है कि रात को 10 से 2 का जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम, साइंस कहती है कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब आपका यहाँ पे सर्केडियन रिदम आपका बना है उस मकसद से कि एज द सन गोज डाउन, वो पीरियड आपका है कि आपकी बॉडी भी स्टार्ट्स टू आपको यॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका मेलेटोनिन की बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो आपको सिग्नल करता है एक तरीके से कि अब आपका सोने का टाइम हो गया है। मतलब विलेजेस में जो है वो इतने माशाल्लाह से जो फिट होते हैं, वैसे ही कोई ये सब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ना करते हुए भी, तो जो आपने बताई 3 चीज़ों में कि स्लिप पूरी करते हैं वो अपनी, जो है ना स्लीप टाइम तो उनका बेस्ट ही होता है, क्योंकि वाकई में वो तो 9-10 बजे तक सोते हैं और सुबह फिर 5-6 बजे तक फजर में उठ जाते हैं, तो वो टाइम भी पूरा कर लेते हैं 7-8 घंटे का। और जो मेन टाइम होता है वो सबसे स्लीप का, बिल्कुल। और 10 से 2 का जो टाइम है, जो साइंस कहती है सबसे जो है बेस्ट टाइम है, अगर उस टाइम पे आप सोते हैं तो आपको बहुत सारे आपके फंक्शंस जो हैं वो आपके बॉडी के जो है वो यू गेट इनटू द डीप स्लीप साइकिल, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, आपका कोई मुश्किल फेस बॉडी बिल्डिंग में कि जब आपको लगा हो कि यार नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दूं और आगे इसको कंटिन्यू ये करूंगा मैं, कि ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप उसमें उस चीज़ को कैसे आपने साइड किया? और क्योंकि आपने शायद 9-10 साल की अगर जर्नी की है तो एक माइंड में हो जाता है, तो आप उसको, उस एक्सपीरियंस को आप बताएं ताकि वो लोगों के लिए मोटिवेशन बने। सो जिस तरह मेरी भी 9-10 साल की, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं 9-10 साल से जा रहा हूँ जिम, तो कंसिस्टेंटली मैं 9-10 साल नहीं जाऊँगा। शुरू के 5 साल के अंदर आई एम श्योर मैं 2 महीने के गैप्स के साथ भी जा रहा था, बट आई वॉज ऑलवेज कमिंग बैक टू इट। लाइक देयर वॉज ऑलवेज दिस वन मोटिवेटिंग फैक्टर कि मुझे पता था मेरा एंड गोल ये है। इवन दो आपके बीच में इस तरह के फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, आप बीमार हो जाओगे 2 महीने के लिए, आपको यू वोंट बी फीलिंग इट, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको मूड ही नहीं हो रहा होगा, सो दैट्स ओके। बट एज लॉन्ग एज आपकी ट्रेजेक्ट्री हमेशा ऊपर है, हमेशा आप वापस आ रहे हो, सो आई वुड से दैट्स गोना बी द बेस्ट वे। और मेरे साथ भी होता ही है, लाइक मैं भी डिसिप्लिन का, मुझे भी कभी कभी इशू आते हैं, कभी मुझे फील होता है कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, और बॉडी में दर्द भी होते हैं, आई एम फीलिंग सोर एवरीवेयर, बट आई स्टिल हैव टू वेक अप और फिर जिम जाना पड़ता है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये फिटनेस का पार्ट है कि आपको कभी कभी नहीं करना होगा लेकिन फिर भी करना पड़ता है। मतलब फेड अप हुए हैं आप कभी इससे? फेड अप तो हो जाता है, बिकॉज इट्स अ हार्ड जॉब, आपको जाके बेसिकली वेट उठाने, और आपको हमेशा मूड नहीं होता है इसका, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है आपने अपने। आप कितना टाइम मतलब अपना जिम्नेजियम करते हैं, क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं तो आपको सबको थोड़ा करना पड़ता है, आपने लिए कुछ फिक्स टाइम अपने लिए भी कुछ निकालते हैं? मैं अपने लिए फिक्स टाइम 4 to 5 का मैंने अपने आपको एक 1 आवर का स्लॉट दिया होता है। वो आवर में मुझे अपना जिम बेसिकली बिल्कुल एम्प्टी मिलता है, तो मैं हमें कोशिश करता हूँ कि वो 4 to 5 का टाइम मेरा अपना खुद का पर्सनल टाइम है, उसमें मैं हेडफोन्स लगा के सॉलिट्यूड में फुल वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि बॉडी पार्ट्स, बाइसेप, ट्राइसेप, अच्छा बहुत से लोग सब कुछ एक दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे होते हैं, वो सही रहता है? या जैसे सिंगल डे में सिर्फ शोल्डर किया, चेस्ट किया, बैक किया, आप उसका थोड़ा बताएं कि वो उसमें से ज़्यादा टेक्निकली सबसे बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, बेस्ट कौन सा रहेगा? जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ वो हमेशा पुश पुल लेग स्प्लिट है। जिस तरह आपने बोला ना कि एक दिन में आपने 3 बॉडी पार्ट किए, तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप गए और आपने पुश पुल लेग स्प्लिट किया, सो दैट्स अ 3 day स्प्लिट। आपने 3 दिन में ये कंप्लीट कर लिया, फिर आपके पास बाकी के 3 दिन बचे, तो आपने उसको फिर से रिपीट कर दिया, तो आप हर मसल ग्रुप को एक हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रेन कर रहे हो। सो एज अ नेचुरल लिफ्टर वो आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा, बिकॉज आप एक दिन अगर आप चेस्ट लगा रहे हो और आपने 6 to 7 एक्सरसाइज की, तो आपकी बॉडी आप इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो कि आप उससे रिकवर नहीं कर सकोगे। तो हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि आपने 2 एक्सरसाइज की,
इंटेंसिटी बहुत हाई रखी, बट आपने फिर उसको रिपीट कर लिया उसी हफ्ते में। सो आपने 2 ट्रेनिंग सेशंस फॉर चेस्ट लगाए, बल्ले वॉल्यूम आपने लो रखा। सो आई ऑलवेज रेकमेंड अ पुश पुल लेग साइकिल, जिसमें आपकी चीज़ें, आप सिंगल मसल नहीं लगा रहे हो, आप 2-2 3-3 मसल ग्रुप्स एक साथ लगा रहे हो। ओके ओके। आपके लिए कौन सी मतलब पार्ट की जो होती है मतलब फेवरेट मेरा फेवरेट कौन सा है और अनफेवरेट कौन सा है? सो मुझे लगता है कि मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड हैं। तो जेनेटिकली गिफ्टेड और आपके जो डोमिनेंट मसल ग्रुप्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो अलग ही होती है, बिकॉज आपको वो फेवरेट मसल ग्रुप है, आपको फील होता है, आप वेट भी सबसे ज़्यादा उठा सकते हो। सो लेग्स आई वुड कंसिडर माई फेवरेट मसल ग्रुप, एंड शोल्डर्स आर माई लीस्ट फेवरेट। मुझे लगता है वो सबसे वीक है। इस चीज में हम दोनों, आप अगर मुझसे सवाल कर देते हो, शोल्डर मेरा इतना बोरिंग, मुझे मतलब जिस दिन शोल्डर, मैं एक ही दिन वीक में एक ही दिन करता था, और जिस दिन शोल्डर का टाइम होता था ना, मैं बोलता था यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं वो करते हुए मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था, बस मैं बेदिली से करता था उसको। हालांकि बहुत मतलब बहुत जरूरी पार्ट है वो, हाँ, कॉलर के लिए, आपके लिए, उसके लिए, पर वो इतना मुझे इरिटेट करता था ना वो सारी चीजें, ऐसे फ्लाइंग डंबल्स करना और वो सब चीजें, मतलब आप हम दोनों इसमें तो हम दोनों का शोल्डर इसमें है। अच्छा, आपसे अब आखिरी सवाल करूंगा कि हमारे व्यूअर्स जो कोई भी पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के लिए कि कितनी करनी चाहिए, हर एज में करनी चाहिए, और क्या आपका एक एज अ ट्रेनर और आपका इस एक्सपीरियंस से आप क्या मैसेज देंगे? मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, नो मैटर व्हाट योर एज इज़। और आजकल की जो लीडिंग सबसे ज़्यादा जो बीमारी है, जो कि डॉक्टर्स की लीडिंग बीमारी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, विच इज़ एक्चुअली फॉल्स दैट आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ मसल। तो मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गोइंग टू द जिम अब एक नेसेसिटी बन गई, अब आपका वो एक हॉबी नहीं है। सो इट इज़ अ नेसेसिटी व्हेन यू आर ग्रो ओल्ड। तो दैट इज़ माई मैसेज कि यू नीड टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, एवरीबडी नीड्स टू वेट ट्रेन। इवन बल्ले बॉडी बिल्डिंग आपका गोल नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी में फिटनेस अब एक नेसेसिटी बन गई है। मोइज़ भाई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने ये सेशन था हमारा, लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और आपसे बहुत मोटिवेट हुए होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फ़ारसी की एक बहुत खूबसूरत कहावत है, मर्दान अस्त के दर कशां कशाएं दहर, संग ज़री शोध ना नरम चोमोम। इसका मतलब है, असली मर्द वो है जो ज़माने की सख्तियों के आगे पहाड़ की तरह डट के खड़ा रहे, ना कि मोम की तरह नरम पड़ जाए। तो ये कहावत मोइज़ इमरान पे फिट साउंड करती है। आज का पॉडकास्ट अगर आपको वैल्यूएबल, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।